रतनगढ़ गांव में हीरालाल नाम का एक अमीर सेठ अपनी पत्नी मधु और अपने 2 बेटों के साथ रहता था और वो बड़ा ही कंजूस था और साथ ही साथ वो अपने आसपास के लोगों को ब्याज पर पैसे भी दिया करता था और वो कोई दान धर्म नहीं किया करता था और वही उसकी पत्नी जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। सुनो जी, आज बाजार से कोई अच्छी और ताजा सब्जी लेकर आना। ठीक है, मैं भी सब्जी लेकर आता हूँ, तुम बाकी की तैयारी करो। ऐसा कहकर हीरालाल सब्जी लेने चला जाता है। थोड़ा आगे चलते ही उसी गांव का एक व्यक्ति मिलता है। प्रणाम मालिक, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ भाई राजू, बोलो क्या कहना है। मालिक, मैं इतने दिन शहर में नौकरी कर रहा था, लेकिन वहाँ फैक्ट्री में आग लगने की वजह से हम सबको काम से निकाल दिया गया है। मेरे पास जो पैसे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होती। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? बिना कुछ गिरवी रखे मैं पैसे नहीं दूंगा। मालिक, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी था मैं वो सब पहले ही गिरवी रखवा चुका हूँ। अगर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जाओ यहाँ से। मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पर दया कीजिए। मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुझे नौकरी मिलते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, दया कीजिए मालिक। अगर मैं ऐसे ही गांव वालों की मजबूरी सुनता रहा तो मुझे भी तुम्हारी तरह एक दिन भीख मांगना पड़ेगा, जाओ यहाँ से। इस तरह राजू के कई बार विनती करने पर भी किशन ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और उसे वहाँ से भगा दिया और सेठ सब्जी लेकर अपने घर चला गया। क्या हुआ जी, आज आप क्या सब्जी लेकर आए हो और आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? बाजार में मुझे केवल लौकी ही ताजा लग रही थी, इसलिए मैं लौकी लेकर आया हूँ। और रास्ते में क्या है ना कि मुझे राजू मिल गया था। वो मुझसे कुछ पैसे मांग रहा था, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप कितनी कंजूस हो, सच बोलो ना कि बाजार में बाकी सब्जियाँ महंगी थी इसलिए आप लौकी लेकर आए हो। और ये सब छोड़ो, आप राजू की थोड़ी मदद कर देते तो क्या हो जाता? आप ये तो सोचो, भगवान ने अपन को मदद करने वाला बनाया है, तो अपन को किसी गरीब की मदद करने में क्या अर्ज है? आज आपने ये अच्छा नहीं किया। अरे कोई पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी लग रहे हैं, मैंने भी तो ये पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। अगर मैं ऐसे ही लोगों की मदद करता रहूंगा तो मैं खुद ही एक दिन रोड पर आ जाऊंगा। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। फिर थोड़ी देर बाद मधु हीरालाल से छुपकर राजू के यहाँ जाती है। अरे ओ राजू, क्या तुम घर पर हो? बाहर आओ। जी मालकिन, बताइए क्या हुआ? तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत थी ना, तुम ये पैसे रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मालिक के पास मत जाया करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, भगवान आपका भला करे जो आपने मुझ जैसे गरीब की मदद करी। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम ये बात मालिक से मत कहना, ठीक है? चलो मैं अब चलती हूँ। फिर मधु वापिस अपने घर लौट जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद, सुनो जी, गर्मी का मौसम चल रहा है, अपने गांव के लोगों को पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो मैं सोच रही थी कि अपन अपने गांव वालों के लिए पानी का कुआं बनवा दे। अरे मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं, इससे अच्छा तो मैं पैसे किसी को ब्याज पर दूंगा तो मुझे दुगना ब्याज तो मिलेगा। कुआं बनवाने से मेरा क्या फायदा होगा? मधु कुआं बनवाने के लिए हीरालाल को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हीरालाल कंजूस होने के कारण कुआं बनवाने के लिए तैयार नहीं होता। ये सब छोड़ो और तुम ये बताओ, अभी तक बच्चे फसल बेचकर घर क्यों नहीं लौटे? इससे अच्छा तो मैं खुद ही चला जाता। अरे आ जाएंगे, आप क्यों फालतू चिंता कर रहे हो? अब वो कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं, वो भी बड़े हो चुके हैं। और उधर दोनों भाई फसल बेचकर दोनों अपने घर लौट रहे थे। सुनो भाई करण, अपन ने जो अनाज बेचा तो उस अनाज से अपन को पूरे 20,000 रुपए मिले हैं, तो क्यों ना अपन दोनों 1000 रुपए लेकर बाकी के पैसे पिताजी को दे दें। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि पैसे पिताजी के हाथ में जाने के बाद पिताजी हमें 1 रुपया भी नहीं देते।
इस तरह दोनों बातें करके अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर सारे पैसे अपने पिताजी को दे देते हैं। ये क्या, ये तो केवल 18,000 रुपए ही हैं। उसने 20,000 रुपए दिए थे ना। बाकी के पैसों का तुम दोनों ने क्या किया? क्या तुम दोनों ने उन पैसों को खर्च कर दिया? हम पैसे क्यों लेंगे पिताजी? आपसे बिना कुछ पूछे कभी कुछ करे हैं क्या? फसल से सच में केवल 18,000 रुपए ही आए हैं पिताजी। सच में पिताजी, इस बार अनाज का दाम कम हो गया है। एक बोरी के 90 रुपए तो 200 बोरी के कुल मिलाकर 18,000 रुपए। ये क्या, उसने तो मुझे कहा था कि 100 रुपए बोरी के देगा और थोड़े ही दिनों में बोरी का 10 रुपए दाम कम हो गया। अगर पिताजी आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही चले जाया करो। आगे से हम दोनों नहीं जाएंगे फसल बेचने के लिए। अरे आप क्यों फालतू दोनों बच्चों को डांट रहे हो? ये दोनों थक गए होंगे, इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। फिर एक दिन रात को, अरे कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम अभी मेरे घर से बाहर जाओ। सेठ हीरालाल, शांत हो जाओ। आज के बाद तुमको हमारे साथ ही रहना है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अरे ओ, मैं मेरा घर छोड़कर भला तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा? मैं तो यहीं रहूंगा। सेठ हीरालाल, तुम ये बातें छोड़ दो। अगर तुम तैयार हो तो चले अपन। अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम मर चुके हो। सेठ हीरालाल, मैं यमराज का दूत हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा भी तो देनी है। क्या कहा? मैं मर चुका हूँ? मैं तो कल रात को ही आराम से सोया था। रात को अच्छे से आलू के पराठे खाया था। मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? ये कैसे हो सकता है? सेठ हीरालाल, इसी को विधि का विधान कहते हैं। अब धरती पर तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से सजा मिलेगी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, क्यों मुझे सजा मिलेगी? तुम्हें नहीं पता कि तुमने कैसे कर्म किए हैं। तुम्हें नरक में जगह मिलेगी क्योंकि तुमने कभी भी किसी भी जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं की। हमेशा केवल अपना ही स्वार्थ देखा है। ना कभी तुमने 1 रुपए का धर्म किया। तुम्हारी पत्नी बेचारी तुमसे कितना कहती थी कि लोगों की मदद किया करो, लोगों के लिए कुआं बनवा दो, लेकिन तुम्हें हर जगह केवल अपना ही फायदा दिखता है। जहाँ तुम्हारा फायदा नहीं होता वहाँ तुम कुछ नहीं करते। अब तुम आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। ठीक है, तो फिर मैं मेरे साथ मेरा दिल लेकर जाना चाहता हूँ। सेठ हीरालाल, तुम अभी भी नहीं सुधरे। मैंने तुमसे कहा ना, तुम यहाँ से अपने साथ कुछ नहीं लेकर जा सकते। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे तो तुम्हें यहाँ से हमारे साथ खाली हाथ ही जाना होगा। लेकिन मैंने तो बहुत सारा धन छुपा कर रखा है और साथ ही साथ गांव में बहुत से लोगों को ब्याज पर पैसे भी दे रखे हैं और ये बात मेरे अलावा मेरे घर में किसी को नहीं पता। मैं ये सब बातें अपने घर वालों को बताना चाहता हूँ। आप मुझे थोड़ी देर का समय दे दीजिए। सेठ हीरालाल, ना तो तुम्हें ये लोग कोई देख सकते हैं और ना ही कोई तुम्हारी बात सुन सकता है। तुम अब हमारे साथ चलो, तुम्हारा समय यहाँ पर खत्म हो चुका है। आप मुझे बस एक दिन का समय दे दीजिए। मैं यहाँ का सारा काम खत्म करके आपके साथ चलूंगा। बस एक दिन दे दीजिए। तुम एक दिन की क्या बात कर रहे हो सेठ? तुम पूरे यहाँ पर 12 दिन रहकर देख लो। यहाँ जो कुछ भी होगा तुम उसे केवल देख सकते हो। ना ही कोई तुम्हारी बात सुनेगा, ना ही कोई तुम्हें देख पाएगा। लेकिन ठीक 12वें दिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और अगर तुम उससे पहले भी मेरे साथ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा। लेकिन 12वें दिन तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई ना सेठ हीरालाल? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने मुझे 12 दिन का समय दे दिया, मेरे लिए इतना काफी है। फिर अगले दिन जब सुबह हुई, अरे आज ही क्या हो गया? आज ही इतनी देर तक सो रहे हैं? सुबह के 7 बज गए फिर भी नहीं उठे। सुनो जी, उठो, क्या हुआ आपको? उठो, सुबह हो गई। अरे अब उठ भी जाओ, 7 बज रहे हैं। अरे ये इतना उठाने पर भी नहीं उठ रहे, इन्हें क्या हो गया? अरे करण अर्जुन, जरा यहाँ आओ, देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया। फिर करण अर्जुन वहाँ आते हैं और अर्जुन अपने पिताजी का हाथ पकड़कर देखता है। माँ, पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। पिताजी हमें छोड़कर चले गए माँ। थोड़ी ही देर में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और गांव वाले सेठ हीरालाल के घर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। सेठ हीरालाल के परिवार वाले सभी लोग दुखी थे। कुछ दिनों पहले मैंने सेठ जी से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन मालकिन ने मेरी मदद करी थी।
तुम्हें क्या लगता है इतने सारे लोग यहाँ पर सेठ जी के लिए आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सभी लोग केवल मालकिन की वजह से ही आए हैं, क्योंकि मालकिन ही है जो अपने पूरे गांव का भला करती है। लेकिन मैं तो खुश हूँ कि ये चले गए, अब मुझे इनका ब्याज भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लिया ना सेठ हीरालाल, तुम्हारे मरने की खबर सुनकर कितने सारे लोग यहाँ आए हैं, लेकिन कोई भी दुखी नहीं है। सब तुम्हारे यहाँ से जाने से खुश हैं और अब किसी को भी तुम्हारे ब्याज के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आगे आगे देखते जाओ सेठ हीरालाल, क्या होता है। तुमने जैसा किया है तुम वैसा ही भरोगे। तुम लोगों को मैंने कितनी बार पैसे दिए हैं, लेकिन तुम दोनों फिर भी मेरे लिए ऐसा बोल रहे हो। तुम्हें जरा भी दुख नहीं है मेरे जाने का? अरे सेठ अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें यहाँ पूरे 12 दिन रुकना है। देखते जाओ लोग तुम्हारे लिए क्या क्या कहते हैं। और इन सब की छोड़ो, तुम अंदर चलकर देखो तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए क्या क्या बोल रहा है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। सुनो भैया, अब पिताजी के अंतिम संस्कार में कितना खर्चा आ जाएगा? अरे ये कोई समय है ये सब बातें करने का? जो भी आएगा वो आ जाएगा। वैसे भी पिताजी ने वो सारा धन जमा करके रखा है, तो हमें इसकी कोई समस्या नहीं आएगी। इन दोनों को मेरे जाने का तो दुख बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों को तो बस खर्चे की चिंता हो रही है। हीरालाल, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। तुमने भी तो हमेशा बस खर्चे की ही चिंता की है, तो आज ये दोनों भी यही कर रहे हैं। ये सब इन्होंने तुमसे ही सीखा है। अभी तो तुम आगे आगे देखो और क्या क्या होता है। फिर सभी लोग मिलकर सेठ हीरालाल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर सभी लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। सुनो भैया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब अपने खाने का क्या होगा? क्या अपन को आज पूरे दिन भर भूखा ही रहना पड़ेगा? अरे तुम्हें इतनी जल्दी ही भूख लग रही है क्या? पड़ोस वाली काकी को बोला है, वो भी थोड़ी देर में खाना बनाकर दे जाएगी। इन दोनों को मेरे जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है। इन्हें तो अभी से ही भूख लग रही है, खाने की चिंता हो रही है इन्हें। सुनो करण अर्जुन, जरा यहाँ आओ। सुनो, तुम्हारे पिताजी ने बहुत से लोगों का सामान अपने पास रखा हुआ है, तो तुम आज ही पिछले वाले कमरे को खोलकर जिसमें से जिस किसी का भी सामान है वो सामान उसको लौटा दो। लेकिन माँ, पिताजी ने भी तो उन सामान के बदले लोगों को पैसे दिए थे, तो अपन ऐसे कैसे वापस उन लोगों को उनका सामान दे सकते हैं? देखो बेटा, तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम वो सारा सामान जिस किसी का भी हो उसे लौटा दो। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे मरने पर तो कोई भी दुखी नहीं है, सब मेरी बुराई ही कर रहे हैं। अरे सेठ हीरालाल, ये तो अभी शुरुआत है। ये लोग अभी तुम्हें तुम्हारी बुराई करके याद तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद तो ये लोग भूल ही जाएंगे कि तुम इनके साथ रहते भी थे क्या। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो लोग तुम्हें याद करेंगे। लेकिन हीरालाल, तुम्हारे खाते में तो केवल सारे पाप ही पाप लिखे हुए हैं। तुमने पूरी जिंदगी में एक भी भला काम नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज से मैं सब लोगों का भला करूँगा। ये सब लोग तो मेरी बुराई ही करते जा रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं सब लोगों का भला करूँगा। माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। क्या हुआ जी, आप इतनी रात को क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? क्या बात है? फिर हीरालाल देखता है कि अभी जो कुछ भी उसने देखा वो एक सपना था। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे भाग्यवान, मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर दो। आज से तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, और कल से ही मैं गांव में कुआं खुदवा दूंगा और गांव वालों का भला करूँगा, और गांव में जितने को भी ब्याज पे पैसे दे रखे हैं मैं सभी के पैसे माफ़ कर दूंगा। आज से मैं बस गांव का भला ही करूँगा। भाग्यवान, तुम मुझे माफ़ कर दो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ये क्या बोल रहे हो? आप और दान धर्म करोगे? फिर हीरालाल सारी बात अपनी पत्नी मधु को बता देता है, और अगले दिन सुबह होने पर सेठ हीरालाल कुआं बनवाने का काम शुरू करवा देता है और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा, और यही जीवन का सत्य है। सेठ ने अपने सपने में पूरे जीवन की सच्चाई जानी कि उसके जाने के बाद लोग उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। तो हम भी जब तक इस धरती पर हैं हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि लोग हमें अच्छे कर्मों की वजह से याद करें।